हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी का पेपर देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से 70 में 70 का स्कोर कर सकते हैं या 70 में 65 प्लस का भी स्कोर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनका। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, जैसा कि हिंदी के पेपर में, गणित के पेपर में और विज्ञान विषय के पेपर में मिला था। 3 घंटे 15 मिनट का समय। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला है, यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। कुल मिलाकर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, यानी सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर जो है खंड आ और खंड बा में विभाजित है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ के अंतर्गत कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना है किसमें? OMR सीट में, यानी जो विकल्प सही होगा आप उसका अंकन OMR सीट में करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के जो 20 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही भर दिया, सही तरीके से भर दिया OMR सीट में, तो आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा यहाँ पर क्या होगा? खंड बा होगा 50 अंकों का है। प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक भी उनके सम्मुख अंकित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। पहला जो प्रश्न है यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप रट लीजिएगा। मैं तो कहता हूं यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताने वाला हूं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लेना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लेना। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार से। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों 1788 ईस्वी में। दूसरा विकल्प है 1789 ईस्वी में। तीसरा है 1790 ईस्वी में। चौथा है 1787 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला है विकल्प 1882 ईस्वी में। दूसरा विकल्प 1886 ईस्वी में। तीसरा 1884 ईस्वी में और चौथा 1885 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? पहला है विकल्प 1924 ईस्वी में। दूसरा 1934 ईस्वी में। तीसरा 1919 ईस्वी में और चौथा 1929 ईस्वी में। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ मेरे प्यारे बच्चों किस वर्ष हुआ? सन 1929 ईस्वी में विश्व भर में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हो गया था। कब मेरे प्यारे बच्चों? सन 1929 ईस्वी में। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए
जो वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किए वह क्या कहलाते थे? पहला है विकल्प आमिल, दूसरा विकल्प है एजेंट, तीसरा विकल्प है राजस्व अधिकारी, चौथा विकल्प है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चौथा विकल्प है गुमास्ता। तो कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे उन्हें क्या कहते थे? गुमास्ता कहा जाता था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कपास की खेती के लिए क्या काली मिट्टी उपयुक्त होती है, या लाल मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या मेरे प्यारे बच्चों लैटेराइट मिट्टी? तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? इसका उत्तर क्या है? काली मिट्टी। और इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, का से कपास, का से कपास और का से काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भूदान आंदोलन, यहाँ पर क्या होगा? भूदान होगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? यहाँ पर पहला है विकल्प जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प इंदिरा गांधी, चौथा विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? पहला है विकल्प 96%, दूसरा विकल्प है 97.5%, तीसरा विकल्प है 95% और चौथा विकल्प है 98%। तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा 97.5%। जो पानी है वह समुद्र के पानी के रूप में उपलब्ध है। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8 मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? और सीढ़ीदार खेती को और किस नाम से जाना जाता है? सोपानी खेती। किस राज्य में यानी किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है विकल्प पंजाब, दूसरा विकल्प गुजरात, तीसरा विकल्प हरियाणा, चौथा विकल्प है उत्तराखंड। तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है विकल्प फिल्मी सिटी के लिए, दूसरा विकल्प है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, तीसरा विकल्प है तेल शोधक कारखानों के लिए, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, या बाहरी व्यापार कहते हैं, या आंतरिक व्यापार कहते हैं, या फिर स्थानीय व्यापार कहते हैं? तो जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? यदि उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और मध्य प्रदेश में खरीद ली गई, मध्य प्रदेश में खरीद ली गई, यदि मध्य प्रदेश से या केरल राज्य से कोई वस्तु आई और हमारे यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई, तो इस प्रकार के यहाँ पर होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? यहाँ पर होने वाला व्यापार है आंतरिक व्यापार। यदि भारत देश से कोई वस्तु खरीदी गई या भारत वस्तु से कोई वस्तु जो है बेची गई और अमेरिका के लोगों ने खरीदा, अमेरिका की कोई वस्तु बाहर से आई है यानी अंतरराष्ट्रीय मार्गों से आई है और विदेश से आई है, तो इस प्रकार के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 11 है, आंतरिक व्यापार यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म एवं जाति के आधार पर हुआ था? पहला है विकल्प भारत,
दूसरा विकल्प यूगोस्लाविया, तीसरा बेल्जियम, चौथा नीदरलैंड। तो यहाँ पर बेल्जियम का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है? विकल्प है पहला यहाँ पर 24, दूसरा विकल्प है 26, तीसरा विकल्प है 22, चौथा विकल्प है 20। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को समान समझा जाता है, या एक राष्ट्र एक ही धर्म में विश्वास रखता है, या धर्म का कोई स्थान ही नहीं होता, या केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को समान समझा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 14 है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? क्या मालदीव की है, या बांग्लादेश की, या नेपाल की, या पाकिस्तान की? तो उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश की। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? खनन क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, या कृषि क्षेत्रक? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 16 है यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। क्या 1 जनवरी 1993 को हुई, या 1 जनवरी 1985 को, या 1 जनवरी 1990 को, या फिर 1 जनवरी 1995 को? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 17 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? या 2010 ईस्वी में लागू किया गया, या 1999 ईस्वी में लागू किया गया, या फिर तीसरा विकल्प 2001 ईस्वी में लागू किया गया, या चौथा विकल्प 2005 ईस्वी में लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 18 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? पहला है विकल्प बाल गंगाधर तिलक, दूसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी, चौथा विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का। प्रश्न यहाँ पर अगला है मेरे प्यारे बच्चों, कर्तन दहन कृषि जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य में पाई जाती है? पहला है विकल्प राजस्थान, दूसरा विकल्प उत्तराखंड, तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प मिजोरम। तो कर्तन दहन कृषि जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम राज्य में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट अर्थात योजना चलाई गई? यहाँ पर पहला है विकल्प 2005 में, दूसरा सन 2000 में, तीसरा विकल्प 2008 में, चौथा विकल्प 2010 में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट किस वर्ष चलाई गई? इसका उत्तर होगा 2005 में। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न है जिसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला यहाँ पर प्रश्न है, महामंदी के 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इस तरह के प्रश्न आएंगे 4 नंबर के, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो क्योंकि समय कम है और बोर्ड परीक्षा आपकी करीब आ रही है। उसके पहले ही आपके 2 पेपर और हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? यहाँ पर दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दबाव समूह और आंदोलन
राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। और प्रश्न संख्या 3, जिसे आप लोग तैयार जरूर कर लेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में है, भारत में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है, बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है समझाइए। यहाँ पर आप देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण और उत्पादकताओं के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न यानी सेकंड टाइप के प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा भारत में राष्ट्रीयता के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 7 है, वनों के ह्रास के कारणों का वर्णन करते हुए इसके संरक्षण के उपाय सुझाइए। और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गन्ना उगाने की आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और उसके उत्पादक क्षेत्रों का विवरण भी दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 8 है, आधुनिक युग में बैंक का क्या कार्य संपन्न करता है। यानी आधुनिक युग में बैंक, यहाँ पर का नहीं होगा, आधुनिक युग में बैंक क्या कार्य संपन्न करता है। और 8 का अथवा जो प्रश्न है इसको आप जरूर तैयार कर लो, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9, जो कि इस प्रकार से है, मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न है। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया गया है, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। और सही नाम व सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह के 5 प्रश्न आएंगे जिनका जो है अंकन, यानी जिन प्रश्नों का अंकन आपको कहाँ करना है, मानचित्र में। जैसे कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया, वह स्थान जहां 1920 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, वह स्थान जहां 1927 में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ, वह स्थान जहां गांधी जी ने सूती मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह किया, और वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के 9 खा के अंतर्गत भी प्रश्न, मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के 9 खा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर आप देखोगे पहला है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, यहाँ पर चिन्ह भी होगा जिस चिन्ह से दर्शाना होगा। और इसी तरह के मेरे प्यारे बच्चों 5 प्रश्न और पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर 10 प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। और मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो से भी 100% की गारंटी है, इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना 7 मार्च 2024 से पहले ही पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।